शांति देवी अपनी नई इटालियन मार्बल वाली रसोई के चमचमाते स्लैब पर जमी उंगलियों के निशान देख रही थी। बहू, अरे ओ निधि बहू, जरा इधर तो आ। ये क्या है? ये पूरे 15 लाख रुपए लगाए इस मॉड्यूलर किचन में और तूने इसे कबाड़ खाना बना दिया है। देख देख ये तेल के दाग, चिमनी के पास तो जैसे मकड़ियों ने अपना ऑफिस खोल रखा है। निधि रसोई में पसीने से तरबतर होकर पराठे बेल रही थी। माँ जी, सुबह के 9 बज गए हैं। रसोई इतनी बड़ी है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आधा टाइम निकल जाता है। अब मैं सफाई देखूं या ससुर जी का नाश्ता? बहाने मत बना। चड्डा आंटी का घर देखा है? शीशे जैसा चमकता है। और हमारा घर, इतना पैसा फूंक दिया रेनोवेशन में और तू एक कोने की धूल नहीं झाड़ पा रही है। गजाधर बाबू डाइनिंग टेबल पर हाथ पटकते हुए चिल्लाए। अरे भाई, कोई नाश्ता भी देगा या मैं भूखा ही दफ्तर चला जाऊं? इतना बड़ा घर बनवा लिया पर सुख एक चवन्नी का नहीं। चारों तरफ बस सफाई सफाई का रोना लगा रहता है। जीशान अपना लैपटॉप बैग कंधे पर लटकाए वहां पहुंचा। यार रिद्धि, क्या हाल बना रखा है घर का। मम्मी सही कह रही है, तुम मेंटेन ही नहीं कर पा रही हो। आप लोग बस ताने देना जानते हो। ये 20 फीट की लंबी किचन, ये कांच की अलमारियां, ऊपर से ये 4-4 बेडरूम। मैं मशीन नहीं हूं जो सारा दिन रगड़ती रहूं। या तो मुझे खाना बनाने दो या फिर घर चमकाने दो, एक साथ दोनों नहीं हो पाएंगे। तो मैं क्या करूंगी अब? इतनी बड़ी मालकिन बनी फिरती हो और एक घर नहीं संभल रहा। माँ जी, हाथ जोड़ती हूँ, एक काम वाली लगवा दीजिए। कम से कम झाड़ू पोछा और बर्तन तो कर देगी। मेरा सारा दिन तो बस सिंक और स्लैब रगड़ने में ही निकल जाता है। काम वाली? पागल हो गई है क्या? पहले इस रेनोवेशन ने मेरी कमर तोड़ दी है, अब ऊपर से काम वाली का खर्चा पालूंगी? बिल्कुल नहीं। माँ जी, चड्डा आंटी के घर जो मुन्नी आती है ना, वो बहुत सस्ती है, ज्यादा नखरे भी नहीं करती, पड़ोस में ही रहती है, बस 2-2.5 हजार लेगी। आप एक बार सोचिए तो सही, घर भी साफ रहेगा, सबको टाइम पर नाश्ता भी मिलेगा। 2.5 हजार में तो मेरी 1 महीने की किटी पार्टी हो जाती है। पर ये गजाधर जी और जीशान के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए। चलो करो बात उस मुन्नी से, अगर सस्ती है तो देख लेंगे। निधि ने तुरंत बालकनी से चड्डा आंटी को आवाज लगाई और मुन्नी का नंबर ले लिया। देख लेना बहू, अगर उसने मेरे इस कीमती पत्थर पर एक भी खनौज डाली ना तो उसकी तनख्वाह से पैसे काट लूंगी। अगले दिन सुबह होते ही मुन्नी अपने गले में एक पुराना दुपट्टा लपेटे और पैरों में हवाई चप्पल लटकाते हुए मुख्य द्वार पर खड़ी थी। शांति देवी ने उसे अंदर बुलाकर सीधे अपनी चमकती हुई मॉड्यूलर किचन की ओर ले जाने का फैसला किया। देख मुन्नी, ये रसोई नहीं मेरा मंदिर है, समझी? यहाँ पर पैर रखने से पहले 100 बार सोचना। ये जो दराज देख रही है ना, ये उंगली के इशारे से खुलती है, इन्हें धक्का मत मारना। मुन्नी ने बड़ी हैरानी से उस महंगी किचन के कोने कोने को निहारा। अरे बाप रे मालकिन, ये रसोई है कि हवाई जहाज का केबिन? इतना कांच, इतनी लाइटें, मेरे को लगा किसी बड़ा होटल में आ गई है मैं। ये सब इटली का माल है, इसलिए थोड़ा सावधानी से काम करना। मुन्नी ने अपने दुपट्टे को कसकर अपनी कमर में बांध लिया। मालकिन, अब फिक्र मत करो, चड्डा आंटी से पूछ लेना, मेरे काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब बस जाकर आराम करो। निधि रसोई में आई और उसने मुन्नी को सारा सामान समझाना शुरू किया ताकि काम जल्दी खत्म हो। मुन्नी, ये जो छोटा डिब्बा है ना कांच वाला, ये माइक्रोवेव है, इसमें खाना गर्म करते हैं। तू नए जमाने का चूल्हा समझ ले। और मैम सब ये काला चपटा सा टिप्पा क्या है? अरे ये डब्बा नहीं, ये इंडक्शन चूल्हा है, इस पर भी खाना बनाते हैं। मुन्नी ने अपने गंदे हाथों से उन मशीनों को छू कर देखा। हाय रे दैया, क्या क्या आने लगा है बाजार में। लेकिन एक बात बोलो, क्या जितने चूल्हे लगा लो, स्वाद तो मिट्टी के चूल्हे में ही जाता है। अरे तो ध्यान से मेरी बात सुन बस, ये तेरे मिट्टी के चूल्हे की तरह नहीं है, इसलिए ध्यान से इस्तेमाल करना। बहू जी, अब तो ऐसे डरा रही है जैसे ये सब कांच के गुड्डे हो, छूने से टूट जाएंगी। मैं तो अपने चूल्हे को मिट्टी से लीप कर चिमका देती है, फिर जो सौंधी महक आती है उसका क्या ही कहना। अब आप ये मशीन को चूल्हा बोलने वाले लोग किधर से ये बात समझेगा। मुन्नी को रसोई दिखाने के बाद शांति देवी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई और मुन्नी ने अपना सफाई अभियान शुरू किया। हाँ कमी लोग, रसोई तो इतना गंदा करके रखी है, इनके घर का पानी भी ना पिएगी मैं। 10 मिनट बाद ही रसोई से बर्तन गिरने और पानी की तेज बौछारों की आवाजें आने लगी। शांति देवी अपनी जगह से उछलकर सीधे किचन की तरफ भागी और वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। हरिओम मुन्ने, क्या कर रही है तू? तूने माइक्रोवेव को सिंक में क्यों डाला और ऊपर से बाल्टी पर पानी क्यों डाल दिया? मुन्नी ने अपने भीगे हुए हाथों से माथे का पसीना पूछा। मालकिन, आप ही तो कह रही थी तेल का दाग नहीं दिखना चाहिए। इसके पीछे इतनी जाली और चिपचिपाहट थी, मुझे लगा कोई कीड़ा मर गया है। मैंने सोचा रगड़ के धो दूंगी तब खुश हो जाएगी। वैसे भी चूल्हा चौका साफ रखना चाहिए ना, बरकत आती है। निधि ने घबराकर मुन्नी का हाथ पकड़ लिया।
मुन्नी, ये बिजली की मशीन है, इस पे पानी चला गया तो ये बम की तरह फट जाएगा। इसे सिंक में धोते हुए तुझे डर नहीं लगा? मुन्नी ने बड़ी मासूमियत के साथ निधि की तरफ देखा। अरे बहू जी, डर किसा? जैसे गंदा लोटा धोते वैसे ही मैंने इसको धो दिया। अब देखो कैसे चकाचक चांदी जैसे चमक रहा है। अंदर की प्लेट भी ना मैंने जूने से रगड़ दिए। शांति देवी ने इंडक्शन चूल्हे की तरफ देखा जो पूरा साबुन के झाग से लथपथ था। और ये क्या है? इंडक्शन पर तूने सर्फ का घोल डाल दिया। ये कांच का चूल्हा है मुन्नी, कोई फर्श नहीं है जिसे तूने गीला कर दिया। मुन्नी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइपर तेजी से फर्श पर घुमाया। मालकिन, इस पर दूध गिरा हुआ था। मेरे को लगा अगर साबुन से नहीं धोएगी तो रात को चूहे दावत उड़ाएंगे। और जिसका नाम ही इंडक्शन चूल्हा है उसकी दिन में 2 बार सफाई नहीं होगी तो काय का चूल्हा? निधि ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि चूल्हा पूरी तरह पानी में डूबा था। निधि, इसमें पानी चला गया तो ये अब दोबारा जलेगा ही नहीं। तूने हमारे 15,000 के चूल्हे का 1 मिनट में कबाड़ बना दिया। मुन्नी ने अपनी दलील देते हुए चिमनी की तरफ इशारा किया। अरे बहू जी, अब शहर के लोग ना बहुत नाजुक होते। मशीन है, सूख जाएगी तो चलने लगेगी। मैंने तो वो जो ऊपर चिमनी लगी है ना उसको भी खोल के नाली साफ करने वाले एसिड से धो दिया है। शांति देवी ने ऊपर देखा तो चिमनी का सारा कीमती पेंट उखड़ चुका था। हाय राम, मेरी चिमनी। मुन्नी, तूने उस पर तेजाब डाल दिया। वो सिल्वर रंग की थी, तूने उसे कोयले जैसा बना दिया। मुन्नी ने अपनी सफाई पर गर्व करते हुए मुस्कुराकर दिखाया। मालकिन, तेजाब से न सब कीटाणु मर जाते। अब आप इस रसोई में चाहे तो फर्श पर बैठकर खाना खाओ, एक भी मच्छर नहीं दिखेगा। शांति, क्या हुआ? किचन में कोई तूफान आया क्या? इतनी चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है? शांति देवी ने गजाधर बाबू को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे पर ही रोक दिया। गजाधर जी, आप बाहर ही रहिए। अंदर किचन में मुन्नी ने फर्श को तेजाब से गंगा स्नान करवा दिया है। क्या कहा? तेजाब? शांति देवी सिर पकड़कर पास रखे एक छोटे स्टूल पर बैठ गई। मुन्नी, तो आज के लिए बस कर। तूने जितनी सफाई कर दी है उसे ठीक करने में हमें हफ्ता लग जाएगा। तू जा और कल सुबह। और खबरदार, जो तूने किसी भी बिजली की चीज को हाथ लगाया तो। निधि और शांति देवी एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई जैसे उन्होंने किसी बड़ी मुसीबत को घर बुला लिया हो। मुन्नी के पहले तांडव के 2 दिन बाद घर में जीशान के दोस्त और उनकी पत्नियां मेहमान बनकर आए हुए थे। मुन्नी, जल्दी से ये गंदे बर्तन डिश वॉशर में लगा दे और याद से सिर्फ वही टिकिया डालनी जो डिब्बे में रखी है। निधि मेहमानों के लिए चाय का ट्रे उठाकर ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। अरे ये लोहा बर्तन धोएगा और ये नन्ही सी टिकिया, इतने बर्तनों के पाप तो पूरा आधा किलो सर पिच धो पाएगा। मुन्नी ने मशीन का दरवाजा खोलकर उसमें आधा किलो वॉशिंग पाउडर और एक पूरी बोतल फिनाइल उड़ेल दी। अरे ओ मुन्नी, अंदर क्या खिचड़ी पका रही है? बाहर मेहमान बैठे और तू यहाँ गुनगुना रही है। मुन्नी ने बड़े ही गर्व के साथ मशीन का स्टार्ट बटन दबा दिया। मालकिन, मैं तो वो डिब्बे वाली मशीन चला रही थी। सोचा बढ़िया खुशबूदार पाउडर डाल देती ताकि मेहमानों को खाने में ना मोगरे की महक आएगी। मशीन के अंदर से ज्वालामुखी फटने जैसी घुर्र घुर्र की आवाजें आने लगी। मोगरे की महक? तूने क्या डाला है इसमें? और ये इतना झाग मशीन के बाहर क्यों निकल रहा है? मुन्नी ने अपनी चप्पल उतारकर उस झाग को वापस मशीन के अंदर धकेलने की नाकाम कोशिश की। अरे मालकिन, सफाई होगी तो झाग तो निकलेगा ना। अब देखना कैसे बर्तन हीरे की तरह चमकते। तभी डिश वॉशर से एक जोरदार धड़ाम हुआ और पूरे किचन में घुटनों तक सफेद झाग भर गया। मर गए। सत्यानाशी मुन्नी, तूने मेरे 75,000 का डिश वॉशर फोड़ दिया। अरे तू तो साक्षात शनिचरी है, जिस चीज को हाथ लगाती है उसी पर 7.5 ही चढ़ा देती है। निधि और मेहमान शोर सुनकर रसोई की तरफ भागे और वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। मुन्नी, ये क्या किया? ये झाग फ्रिज तक कैसे पहुंच गया? तूने इसमें क्या भरा था? मुन्नी झाग के बीचों बीच खड़ी होकर एक हाथ में कढ़ाई लिए उसे हवा में लहराने लगी। बहू जी, वो टिकिया ना मेरे को छोटी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सारा पर फिनाइल डाल दिया ताकि कीटाणु का खानदानिज खत्म हो जाए। मेहमानों में से कामिनी जी ने अपनी साड़ी संभालते हुए ताना मारा। अरे शांति, ये तुम्हारे काम वाली है या आफत? देखो तो रसोई की हालत क्या बना दी है। इसीलिए वो कहावत बनी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। शांति देवी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। चुप रह कामिनी, इसके कांड कम थे जो तू जले पर नमक छिड़क रही है। अरे मुन्नी, ये क्या किया तूने? मेरा मॉड्यूलर किचन स्विमिंग पूल बना दिया। अरे अपने सारे गहने और सालों की सेविंग डालकर ये आलीशान किचन बनवाया था और तूने सब एक दिन में खराब कर दिया। मुन्नी ने बड़े मासूम भाव से अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा।
ठीक है, मैं जा रही ली रसोई से। रसोई आप ही संभाल लो, मैं बाकी काम देखती है। मैम साहब, अब ये भैया का डब्बा तो कम से कम साफ रखा करो। आपको पता है ना मेरे को गंदगी से कितना परेशानी है। लगता है सारा काम मेरे को ही करना पड़ेगा। फिर कौन सा डब्बा दिख गया तुझे? अच्छा जा जाकर कर ले साफ। अचानक कुछ सोचकर निधि की चीख पूरी हवेली में गूंज गई, क्योंकि उसे याद आया वो काम वाला डब्बा कुछ और नहीं बल्कि लैपटॉप था। तेरा मतलब लैपटॉप से था? मुन्नी, तूने उसे छुआ? सच बता, तूने उसे बस गीले कपड़े से पूछा है ना? अब तो इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती है ना? मुन्नी ने अपनी उंगली से आंगन के गीले फर्श की ओर इशारा किया, जहां लैपटॉप एक बाल्टी के बगल में रखा था। आपको तो पता ही है मैं कोई भी काम शॉर्टकट में नहीं करती। कपड़े से पोंछने का काम कामचोर औरतें करती है। मैंने पानी में डुबो कर साफ किए लाए। हाँ। शांति देवी ने अब आपा खो दिया और पास पड़ा एक बेलन उठा लिया। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे ओ मुन्नी, तू जा यहां से, निकल। तू तो नरक की दूत है। गजाधर जी जल्दी आओ, इस मुन्नी ने हमारा दिवाला निकाल दिया। गजाधर बाबू झाग में फिसलते हुए आंगन तक पहुंचे और भीगा हुआ लैपटॉप देकर माथा पकड़ लिया। मेरा ऑफिस का डेटा, मेरे सालों की मेहनत। मुन्नी, तू इंसान है कि कोई प्राकृतिक आपदा? तूने मेरा लैपटॉप धो दिया। मुन्नी ने अपना झोला उठाया और दरवाजे की तरफ भागते हुए एक आखिरी बात कही। बाबूजी, सफाई में इच लक्ष्मी है। आप लोग बस पैसों की बात करते। कल आएगी तो वो जो दीवार पर बड़ी सी स्क्रीन लगेली है उसको भी रगड़ देगी। पता नहीं कब से साफ नहीं किया है आपने। शांति देवी दरवाजे पर कुंडी मारते हुए वहीं फर्श पर बैठ गई और झाग को देखने लगी। हे भगवान, इस मुन्नी से अच्छा तो मैं खुद झाड़ू लगा लेती। बहू, तुझे ही ज्यादा आग लगी थी ना काम वाली मंगाने की। भुगतन। मैं कहती हूँ जो हुआ सो हुआ, अब दफा कर इस मुन्नी को। हाँ हाँ माँ जी, मुझे जरा सा आराम आ गया तो आपकी आंखों में खटक रहा होगा ना, हटा दीजिए उसे। मैं हूं ना इस घर में काम वाली। ये सस्ती के चक्कर में हमें करोड़ों का चूना लग गया और अभी भी बहू तो उसी की तरफदारी कर रही है। डिश वॉशर के कांड के बाद रसोई का झाग बड़ी मुश्किल से साफ हुआ था और शांति देवी ने मुन्नी को सख्त हिदायत दी थी कि वो मशीनों से दूर रहे। देख मुन्नी, तूने जो रायता फैलाया है उसे समेटते समेटते हमारी कमर टूट गई है। अब तू धोने धाने का भूत उतार दे, बस ये सिंक पे पड़े बर्तन मांझ और चुपचाप निकल ले। निधि ने किचन की नई कांच वाली अलमारी खोली जिसमें लाखों की कीमती क्रॉकरी रखी थी। मुन्नी, मेरी बात ध्यान से सुन। ये कांच की अलमारी है और इसमें जो बर्तन है वो इटली से आए हैं। तू इन्हें बाहर निकाल, अच्छे से धो और सुखाकर वापस उसी जगह पर लगा देना। एक भी प्याली चटकनी नहीं चाहिए। मुन्नी ने अपनी नजरें उन बारीक नकाशी वाले कांच के गिलासों और बॉन चाइना की प्लेटों पर गड़ाई। अरे बहू जी, मैं इनको ऐसे चमकाएगी आपको इनमें अपना चेहरा दिखेगा। निधि मेहमानों को विदा करने बाहर गई और शांति देवी दूसरे कमरे में गजाधर बाबू का बीपी चेक करने लगी। किचन में मुन्नी ने एक एक करके सारे कीमती बर्तन बाहर निकाले और उन्हें फर्श पर ढेर लगा दिया। ये अमीर लोग भी ना इतना पतले पतले बर्तन खरीदते। इसमें दाल डालेंगे तो नीचे से प्याली टूट जाएगी। इनको तो थोड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। मुन्नी ने सिंक के पास रखे लोहे के जूने को उठाया और उन नाजुक कांच के गिलासों को ऐसे रगड़ना शुरू किया जैसे वो लोहे का तवा साफ कर रही हो। अरे सत्यानाशी, ये क्या आवाज हो रही है? कांच पर जूना कौन चलाता है? शांति देवी ने देखा कि मुन्नी ने उन महंगे गिलासों पर इतने स्क्रैच डाल दिए थे कि वो धुंधले पड़ चुके थे। हाय मर गई मुन्नी, ये 70,000 का सेट है, तूने इस पर लोहे का जूना मार दिया। ये कांच है या तेरी फुप्पी का संदूक जिसे तू रगड़ रही है? मालकिन, इस पर न कुछ फूल पत्ती बने लेते जो बहुत पुराने लग रही थी। मैंने सोचा इनको घींच के हटा देती तो एकदम नया जैसा सादा कांच निकल आएगा। अब देखो ये रगड़ के कैसा व्हाइट हो गया है। निधि दौड़ती हुई आई और उसने देखा कि मुन्नी उन कीमती प्लेटों को एक के ऊपर एक ऐसे पटक रही थी जैसे ईंटें रख रही हो। मुन्नी रुक जा, तू इन्हें तोड़ देगी। मैंने कहा था इन्हें सहज कर अलमारी में लगा। तू इन्हें फर्श पर क्यों पटक रही है? बहू जी, गीले बर्तन वापस अलमारी में थोड़ी न लगाई जाती। मैंने सोचा इधर आंगन में पहले धूप में सुखाएगी फिर एक एक करके अलमारी में लगा देगी। ये डिनर सेट है या खैरात का सामान? तूने मेरे घर की शान मिट्टी में मिला दी। तू बर्तन धो रही है या उनका कत्ल कर रही है? मुन्नी ने एक प्लेट उठाई जिसके किनारे उसने घिस डाले थे। मलकीना अपना छोटी छोटी बात पर बहुत ही गुस्सा करती है। अब देखो सारी प्लेट एक जैसी दिख रही है ना। अरे ये अलमारी का दरवाजा कैसे टूट गया? आप लोग भी ना जरा सा भी ख्याल नहीं करती। अपने घर का सारा अलमारी में इतना महंगा सामान भरेला है। अलमारी का दरवाजा बिल्कुल ढीला डाला था। कोई बर्तन निकाल कर गिर जाता तो फिर मुन्नी की गलती बताते। मैंने ना ठोक के दरवाजा बिल्कुल टाइट कर दिया। मुन्नी, तूने
कांच की अलमारी में कील ठोंकती तो पागल है क्या? पूरा कांच टूट गया। अरे हम मिस्त्री को बुलवा कर करवा लेते, तूने दिमाग क्यों चलाया? बहू जी, मैंने सबके भले का ही सोचा था। अब आपकी अलमारी का दरवाजा इतना कमजोर था, इसमें मेरी क्या गलती? जरा सा झटका तक सहन नहीं हुआ इससे। मैं ईमानदारी से बता रही ली, किसी ने चूना लगाया अप्पू। इतनी महंगी अलमारी इतनी कमजोर थोड़ी ना होती है। शांति देवी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया और उन्होंने किचन में पड़ी झाड़ू उठा ली। आज तो मैं इस मुन्ने की मरम्मत करूंगी। अरे ओ कल मुही तो भाग यहाँ से, तूने मेरा किचन स्मशान बना दिया। गजाधर बाबू रसोई में आए और अपनी कीमती क्रॉकरी को कबाड़ा देखकर सर पकड़कर बैठ गए। बस बहुत हुआ, अभी क्या अभी निकल जाए इस घर से, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। जा रही ली बाबूजी, पर याद रखना, इतनी साफ सफाई ईमानदारी से करने वाली दूसरी काम वाली आपको मिलेगी नहीं। मैं तो चली जाएगी, लेकिन याद रखना, लोग सही बोलते, सीधे साधे लोगों का किधर भी गुजर नहीं आजकल। जाते जाते बता रही हूँ, आपकी तिजोरी है ना, उसकी लॉक में थोड़ा तेल डाल देना, बहुत आवाज करता है। हाय हाय मेरी फूटी किस्मत, इस घर की चिकनाई साफ करते करते मेरी हथेलियां घिस गई और ये लोग मेरे को क्या बोल रहे ले। मर जाऊं मैं इसी जूने से गला रेत कर। अरे ओ सत्यानाशी, तू जूने से गला क्या रहेंगी? तूने तो मेरी 70,000 की क्रॉकरी का गला रख दिया। निकल जा मेरी नजरों के सामने, वरना इसी चिमटे से तेरी खोपड़ी पर शुभ लाभ लिख दूंगी। मुन्नी चुप हो जा, ये ले अपनी पगार और 500 ऊपर के ले ले, बस हमारे घर को बख्श दे और यहाँ से रफू चक्कर हो जा। मुन्नी ने अपना झोला उठाया और जाते जाते मुड़कर एक आखिरी डायलॉग चिपकाया। जा रही ली, पर याद रखना, चड्डा आंटी कुछ मेरे काम की कदर है। आप लोग ना अपने लिए 10-12 हजार वाली महंगी काम वाली ढूंढ लो, जो जाकर नखरे दिखाएगी ना, तभी मुन्नी की कदर समझ में आएगी तुम लोगों को। शांति देवी ने मुख्य द्वार पर 5 कुंडी लगाई और गेट पर नींबू मिर्ची टांगते हुए कसम खाई कि अब चाहे घर में धूल के पहाड़ क्यों न बन जाए, पर कोई सस्ती मुन्नी इस दहलीज के अंदर पैर नहीं रखेगी। आप दिया के लिए लड़का देखने गए थे, उसका क्या हुआ? आते ही दिमाग मत खाने लगो, जैसे तुम्हें पता ना हो कि आज मैं कोई लड़का देखने नहीं गया। फिर आप कहाँ गए थे? आज दफ्तर तो नहीं गए, फिर कहाँ गए थे? मैं मर्द हूँ, तुम्हें हर बात का हिसाब नहीं दे सकता। पूरा दिन पटपट जुबान चलाने को दे दो, पता नहीं कहाँ से मेरे गले बंध गई। दिया के मम्मी पापा हर रोज इसी तरह लड़ते। दिनेश रीमा की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। दिया मटर छिलते हुए हॉल में हो रही उनकी बातें सुन रही थी। मैं तुम्हारे गले नहीं बंधी हूँ, आपके घर वालों ने ही रिश्ता भेजा था। मैं छोटी थी, वरना तुम जैसे खड़ूस आदमी से कभी शादी नहीं करती। बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम हूर की परी हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था। दिया ज्यादा बहस देखकर हॉल में आई। अब बस करिए आप दोनों, आज के लिए इतना काफी है। मम्मी 1 कप कॉफी बना दीजिए। पहले यहाँ खड़े खड़े बातें बना ले, चाय कॉफी तो बनती रहेगी। हाँ बेटा, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। कुछ दिन बाद दिनेश दिया के लिए लड़का देखने के लिए जाने के लिए तैयार होता है। उसके जूते नहीं मिलते, तभी वो हॉल में बैठी दिया के सामने रीमा पर चीखता है, मेरे जूते कहाँ हैं? पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ, जूता तो दूर उसका फीता तक नहीं मिला। वहीं तो रखे थे, अचानक से कहाँ चले गए? उठकर देखो, यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रही हो। अभी देती हूँ। रीमा दिनेश के लिए एक जोड़ी जूते लेकर आती है, जिसे देखकर दिनेश और गुस्से में हो जाता है। ये रहे आपके जूते। अक्ल की अंधी, ये जूते तो मुझे भी दिखे थे। मैं हर रोज जो जूते पहनता हूँ वो कहाँ है? वो बहुत गंदे थे, इसलिए मैंने धुल दिए। तुम्हारे हाथों में बहुत खुजली रहती है। मैं दिया के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ, अब यही जूते पहनने पड़ेंगे। क्या फायदा शादी का जिसमें ना एक दूसरे का सम्मान हो? शादी के बाद प्यार तो होता ही नहीं है। दिनेश तैयार होकर लड़का देखने चला जाता है। रीमा फिर से दिया के पास बैठ जाती है। शाम के वक्त जब दिनेश वापस आता है, उसके चेहरे पर खुशी होती है। दिया हॉल में बैठी किताब पढ़ रही थी। रीमा पानी देते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ, रिश्ते की बात आगे बढ़ी? हाँ, अब एक टेंशन खत्म हुई। दिया के लिए सही लड़का मिल गया, छोटा परिवार है, हमेशा खुश रहेगी। हमारी दिया इतनी पढ़ी लिखी है, लड़का कितना पढ़ा लिखा है और करता क्या है? लड़का सरकारी जॉब करता है। रीमा, अगले महीने शादी की तारीख निकली है, तो अब बस शादी की तैयारी करो। दिया रीमा और दिनेश के चेहरे पर संतुष्टि देख रही थी। उनके बीच में बोलना सही नहीं समझ रही थी। वो अपनी किताब लेकर रूम के अंदर चली जाती है। 1 महीने बाद दिया की शादी अंशुल से हो जाती है। दिया जब ससुराल आती है तो देखती है उसका घर बहुत बड़ा है। उसकी शादीशुदा नंद चिंकी
आगे खड़ी और पीछे सास मंजू हाथ में आरती की थाली लिए दिया का गृह प्रवेश कराते हुए कहती है, आओ भाभी अंदर आ जाओ। ऐसे कैसे? मेरी इकलौती बहू को मैं आरती उतार कर घर के अंदर लूंगी। हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मंजू आरती उतार कर दिया को घर में लाती है। दिया मंजू और चिंकी के पैर छूती है। मंजू आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो, बहू तुम्हारी गोद जल्दी भर जाए। आओ भाभी, मैं आपको आपके रूम तक ले चलती हूँ। माँ, मैं भी आपके साथ मामी के रूम में चलूं? आजा। चिंकी अपने बेटे ओम के साथ दिया को उसके रूम में छोड़ने जाती है। रूम फूलों से डेकोरेट होता है। अंशुल पहले से ही रूम में आराम कर रहा होता है। चिंकी दिया को उसके रूम में छोड़कर वापस आने लगती है। ओम, चल अब मामी को आराम करने दो। नहीं माँ, इस रूम में कितना अच्छा लग रहा है। मैं बाहर नहीं जा रहा, मुझे तो यहीं खेलना है। ठीक है, खेल लो कुछ देर, वापस आ जाना कुछ देर बाद। ठीक है माँ, मैं मामा जी के साथ खेल कर आ जाऊंगा। ओम बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। नहीं मामा, मुझे आपके साथ खेलना है। बेटा, हम सब साथ में खेलेंगे, अभी के लिए यहाँ से जाओ। हाँ ओम, मामी जी सही कह रही है। ठीक है मामी। ओम मुंह फुलाकर कमरे से बाहर चला जाता है। तभी दिया चेंज करने चली जाती है। ओम रूम से बाहर आता है। तभी राजन और मंजू के साथ उनके रूम में बैठी चिंकी की नजर ओम पर जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम तो मामा जी के साथ खेलने के लिए उनके रूम में रुके थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मामी जी ने बोला अभी रूम से जाओ, सुबह में खेलने आना। यहाँ आजा मेरा लाडला बच्चा। मेरे बच्चे से ऐसे बोला? मैंने तो इसे सीधा समझा था मम्मी, ये तो बहुत तेज मिर्ची है। तेज मिर्ची को मैं सही करूंगी, मेरे लाडले से पोते को खेलने नहीं दिया। रहने दो मम्मी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम तो 2 दिन के मेहमान हैं, हम अपने घर चले जाएंगे, आपको तो यहीं रहना है। अगले दिन दिया की पहली रसोई होती है। दिया सुंदर सी साड़ी पहनकर हॉल में आती है, जहां पर उसकी सास और नंद चाय पी रही होती है। बहू आ गई। वैसे एक बात कहे, तुम बहुत लेट उठती हो। हम लोगों ने नहा धोकर चाय भी पी ली, लेकिन तुम घोड़े बेचकर सो रही थी। मम्मी जी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, इसलिए साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लग गया। आप मुझे बता दें खाने में क्या क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। भाभी, आप शाही टुकड़ा बना लो, और मुझे और ओम दोनों को ये बहुत पसंद है। ठीक है, मैं सभी के लिए शाही टुकड़ा बना देती हूँ। 1 मिनट बहू, सिर्फ शाही टुकड़े से काम नहीं चलेगा। मैंने रात नारियल घिस कर रखा था, तो नारियल के लड्डू बना देना। खाने में कम से कम 4 सब्जियां और कचौरी बना लेना। घर के लोगों के अलावा खाने पर मेरी बड़ी बहन नीता भी आएगी। जी मम्मी जी, मैं बना लूंगी। दिया अकेले ही सारी सब्जियां काटती है और नारियल के लड्डू बनाकर शाही टुकड़ा बनाती है। अकेले में इतना काम करने में उसे घंटों लग जाते हैं। वो कचौड़ियां सेकने लगती है, तभी उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बहू, तेरी मौसी जी आ गई है, उनके सामने ज्यादा मुंह मत चलाना। उनकी बहुएं बहुत सभ्यता से रहती हैं। जी मम्मी जी। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो, सब खाने के लिए बैठे हैं। जी मम्मी जी, अभी लगा देती हूँ। दिया अकेले ही सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फैमिली के लोगों के साथ मौसी जी भी डाइनिंग टेबल पर आती है। दिया उन सबको खाना परोसती है, वो सब खाना खाने लगते हैं। बहू, पनीर तो बहुत सॉफ्ट बनाया है, खाने में मजा आ गया। थैंक यू पापा जी। राजन जी, आपने मिक्स सब्जी खाई है? देखना कैसे कच्ची कच्ची सी रह गई है। इतनी क्या जल्दी थी, थोड़ी देर और पका लेती। मंजू बहू ने पहली बार खाना बनाया है, ऐसे कमियां नहीं निकालते। नारियल के लड्डू तो तुझसे भी अच्छे बनाए हैं। मामी, मुझे शाही टुकड़ा और चाहिए, बहुत टेस्टी बना है। अभी देती हूँ। दिया, तुम्हारे बने खाने में एकदम होटल वाला स्वाद है। थैंक यू अंशुल जी। नीता एक लिफाफा निकालते हुए दिया को देती है। बहू, ये ले अपना शगुन। तुम तो जैसी सुंदर हो वैसी ही गुणवान भी। धन्यवाद मौसी जी। दीदी, आजकल की बहुएं अच्छी है, जो प्यार करने वाली सासें मिलती है। यहाँ तो शगुन की जगह और 4 ताने मिलते थे। तू सही कह रही है। वैसे तूने बहू को शगुन कहाँ दिया? मैंने इसके लिए भारी पायल लेकर रखी है, मैं यहाँ से उठते ही शगुन दूंगी। ठीक है मंजू, मैं चलती हूँ। मेरी बहू बच्चों को स्कूल से लेकर आ रही होंगी। बच्चे वापस आए तो घर में तो उन्हें दादी पहले चाहिए। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखना। चिंकी बेटा, ससुराल जाने से पहले एक बार मौसी जी से मिलने घर आ जाना। जी मौसी जी, आ जाऊंगी। इसी तरह करीब 2 हफ्ते बाद चिंकी अपने बेटे ओम के साथ अपने ससुराल चली गई। ओम के जाने के बाद घर में सूनापन फैल गया। मंजू और राजन हॉल में बैठे, तभी दिया उनके लिए चाय लेकर आई।
राजन जी, ओम चला गया तब से मेरा तो दिन कटता ही नहीं। घर में बच्चा होता है तो मन लगा रहता है। सही कह रही हो। रिटायरमेंट के बाद पता चला घर में रहना कितना मुश्किल होता है। ओम था तो मेरा भी मन लगा रहता था। अब हमारी बहू दिया ही हमारा अकेलापन दूर कर सकती है। मम्मी जी, मैं कैसे? मुझे समझ नहीं आया। इस घर में तुम्हारा नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाए तो हम दोनों का भी टाइम सही से कट जाएगा। दिया बिना कुछ कहे हॉल से रूम में चली जाती है। वहां अंशुल लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। अंशुल दिया को उदास देखकर पूछने लगा, क्या हुआ दिया, तुम उदास क्यों हो? मम्मी ने फिर से कुछ कह दिया? आपकी मम्मी हमेशा मुझ में कमियां निकालती रहती हैं और अब तो उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। क्यों, ऐसा क्या मांग लिया? उन्हें हमसे छोटा बच्चा चाहिए। इसमें बुरा क्या कह दिया? आपको पता है ना, बिना जॉब सेटलमेंट के मैं बच्चा नहीं करूंगी। मैंने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिया है। 1 साल जॉब करने के बाद ही बेबी प्लान करूंगी। दिया, मम्मी ने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की है। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आराम से अपने करियर पर ध्यान दो। थैंक यू अंशुल जी। दिया आज एक हाथ में फाइल और पर्स लेकर रूम से बाहर निकलती है। तभी उसकी सास ऊपर से नीचे तक उसे देखती है। बहू, ये पेपर्स की फाइल लेकर कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बहू, वो सब तो सही है, लेकिन अगर तू जॉब करेगी तो ये घर कौन संभालेगा? कल के लिए छोटा बच्चा होगा, उसका ध्यान कौन रखेगा? मम्मी जी, घर तो मैं ही संभालूंगी और जब जॉब लग जाएगी तो एक काम वाली रख लूंगी। बच्चे की टेंशन अभी से क्या लेना, जब होगा तब की सिचुएशन देखकर ही काम होगा। बहू, ज्यादा दिमाग मत चला। मेरा बेटा अच्छा पैसा कमा लेता है, तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, अगर मैं घर में बैठूंगी तो मेरी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। पढ़ी लिखी हो तो अपने बच्चों का होमवर्क और उनकी पढ़ाई में मदद करना। चुपचाप अपने रूम में वापस जाओ। जी मम्मी जी। दिया की आंखें भर आती हैं और वो अपने रूम में चली जाती है। शाम को अंशुल ऑफिस से घर आता है, तभी अंशुल दिया से पूछता है, दिया, आज तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? मैं कोई इंटरव्यू देने नहीं गई। लेकिन क्यों? वो तो बहुत अच्छी जॉब थी। मम्मी जी ने मुझे जाने ही नहीं दिया। उनके हिसाब से अगर मैं जॉब करूंगी तो घर को कौन संभालेगा और बच्चे से पल्ला झाड़ लूंगी। मम्मी जी भी हद है। वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? इतने में उन दोनों के रूम का दरवाजा खटखटाया। दिया रूम खोलती है तो सामने मंजू खड़ी होती है। अंशुल, ये ले, तेरे ऑफिस से पार्सल आया था। थैंक्स मम्मी, टेबल पर रख दीजिए। बेटा, आजकल तू ऑफिस से बड़ा लेट हो रहा है। 6 बजे आ जाना चाहिए तो 8-8 बजे घर पहुंच रहा है तू। आजकल थोड़ा काम ज्यादा है। अच्छा बहू, इन लोगों ने तो डिनर कर लिया है, मुझे खाना दे दे और खुद भी खा ले। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। दिया मंजू के साथ डाइनिंग एरिया में एक साथ बैठकर डिनर करने लगती है। मंजू दिया को बच्चा करने के लिए बात करने के नए नए तरीके ढूंढती। आज अंशुल को लेकर बात करना शुरू कर दिया। बहू, अंशुल का थोड़ा ध्यान रखा कर। वो आजकल ऑफिस से लेट आ रहा है। पहले ऑफिस में कई लड़कियां उसे पसंद करती थी। मम्मी जी, अगर कोई अंशुल जी को पसंद करता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कहीं कोई लड़की उसे अपने जाल में न फंसा ले। तुम उसका फोन चेक करती हो या नहीं? मम्मी जी, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मुझे पता है अंशुल जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे भी तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। बहू, तू रोक सकती है, बस तुझे एक काम करना पड़ेगा। मम्मी जी, वो कैसे? मुझे समझ नहीं आया। जब पति पत्नी के बीच बच्चा आ जाता है तो दोनों में से कोई भटकता नहीं है, इसलिए तो इंतजार मत कर, एक बच्चा कर ले। मम्मी जी, बच्चा करने के लिए अभी बहुत टाइम है। अभी बात नहीं सुननी, जब पति हाथ से निकल जाएगा तब पता चलेगा। मंजू गहरी सोच में पड़ गई। दिया बर्तन लेकर तेजी से किचन की ओर चली गई। इसी तरह हर रोज मंजू अपनी बहू को बच्चा करने के फायदे गिनाती रहती, पर दिया अपने करियर पर ध्यान दे रही थी। एक दिन हॉल में सब बैठे थे, तभी मंजू कहती है, आज प्रेमलता के घर पर नामकरण की दावत है। सब लोग तैयार हो जाओ, फिर साथ में ही चलेंगे। मम्मी जी, आप लोग चले जाइए, मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे बहू? उनकी बहू हमारी फंक्शन में आती है। अगर तुम नहीं गई तो सोचेंगे मैं अपनी बहू को लाना नहीं चाहती। मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं दावत में जाकर तला भुना नहीं खा सकता। आप मत जाइए, लेकिन बहू का जाना जरूरी है। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। दिया फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। मंजू दिया को फंक्शन में प्रेमलता और उसकी बहू से मिलाती है। दिया, ये प्रेमलता की बहू है। फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले ही इसकी गोद भर गई। दिया, अब तो शादी के कई महीने हो गए, तुम भी तैयारी करो, तभी दोनों बहुओं के बच्चे साथ में खेला करेंगे।
जी आंटी जी। प्रेमलता, तू नहीं समझेगी आजकल की बहुओं को बच्चे से ज्यादा अपने फैशन बॉडी शेपिंग की फिक्र रहती है। मैं तो इसलिए ज्यादा पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू नहीं लाई। हमारी इस उम्र में भी हमारे घर में भी बच्चों की किलकारी ना हो तो क्या फायदा। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ चलो खाना खा लेते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। मंजू दिया के साथ खाना खाने लगती है। दिया अंशुल एक साथ सब खाना खाते हैं। दिया को खाना बहुत अच्छा लगता है। वो भूख से ज्यादा खाना खा लेती है। दिया, खाना खा लिया हो तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन खा लो। खाना बहुत अच्छा था इसलिए ज्यादा खा लिया, अब मीठे के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूँ। दिया काफी रात में दावत खाकर घर आती है। दिया अपने रूम में आकर लेट जाती है और जैसे ही वो सुबह उठती है उसे अपने पेट में उबाल सा महसूस होता है। वो रूम की लाइट खोल देती है। ज्यादा मसालेदार और ऑयली खाना खाने की वजह से पेट में एसिडिटी हो गई है। मुझे उल्टी जैसी लग रही है। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? आज तो मेरे ऑफिस की छुट्टी है। मुझे मुझे वॉमिट जैसा लग रहा है। दिया भागते हुए बाथरूम में जाती है और तेज तेज आवाज कर उल्टी करने लगती है। मंजू दिया की आवाज सुनकर वहां आती है। अंशुल, बहू को क्या हुआ? मैं तो मॉर्निंग वॉक से आई तो बहू की आवाज सुनी। कुछ नहीं मम्मी, उसकी तबीयत सही नहीं है, उल्टी हो रही है। बहू दिया को बाथरूम से रूम में आता देख। बहू, तेरी तबीयत सही नहीं है, तू आराम कर, घर का काम मैं कर लूंगी। जी मम्मी जी, जी बहुत मिचला रहा है। मंजू वहां से चली जाती है। पूरे घर की सफाई नाश्ता सारा काम खुद ही कर लेती है। उतने में उनका दरवाजा खटखटाता है। मंजू पराठा बनाते हुए बाहर आवाज देती है, आ रही हूँ। मंजू दरवाजा खोलती है तो सामने मिठाई का डब्बा लिए प्रेमलता खड़ी होती है। दिया उसी समय पानी पीने के लिए किचन में जाती है। ये लो मिठाई, बहू के मायके से आई है। वैसे तेरे हाथ में आटा क्यों लगा है? तू क्या खाना बना रही है? हाँ प्रेमलता, मुझे लग रहा है हमारी बहू भी लड्डू खिलाने वाली है, इसलिए आज उल्टियां कर रही थी तो मैं ही खाना बना लेती हूँ, मैंने सोचा। मंजू, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहू का ख्याल रखो। अरे प्रेमलता, वही तो कह रही हूँ, अब बस जल्दी से इस घर में किलकारी गूंजे। दिया मंजू और प्रेमलता की बातें किचन में खड़ी होकर सुन रही थी, पर वो सामने आकर कुछ बोलना सही नहीं समझ रही थी। मैं वही तो सोचूं, आज उन्होंने सारा काम क्यों कर लिया? मेरी तबीयत को इन्होंने प्रेगनेंसी समझ लिया। अब बस और नहीं सुनूंगी सास की बकवास। दिया अपने रूम में चली जाती है और रूम में बैठे अंशुल से गुस्से में कहती है, अंशुल जी, आपकी माँ पागल हो चुकी है। हर चीज में बच्चा और प्रेगनेंसी के अलावा कुछ नहीं दिखता इन्हें। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे जी मिचलाने को प्रेगनेंसी समझ बैठी। मैंने अभी उन्हें प्रेमलता आंटी को कहते हुए सुना, अब पूरे मोहल्ले में बताएंगी। मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। उन्होंने कभी मेरे करियर के बारे में नहीं सोचा। जब से मैं इस घर में आई हूँ उन्हें बस बच्चा चाहिए। क्या लड़की की शादी के बाद उनकी जिंदगी अपनी नहीं रह जाती? मैं उनसे बात करूंगा। अंशुल इतना कहकर रूम से हॉल में चला जाता है। दिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहां राजन और मंजू बैठे होते हैं। मम्मी, आप क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती हो? क्या हुआ? मुझे तो अभी काम से फुर्सत हुआ है। क्या कर दिया मैंने जो तू इतने गुस्से में मुझसे बोल रहा है? मम्मी, आप अपनी बहू को इतना परेशान कैसे कर सकती हो? उसकी भी अपनी जिंदगी है। मंजू, तुमने बहू से कुछ कहा है? वैसे भी तुम हमेशा कमियां देखती हो। क्या आफत आ गई? जरूर उसने तेरे कान भरे होंगे। मम्मी जी, मैंने कोई कान नहीं भरे हैं। जो सच है वही कहा है। मम्मी, आपने कभी पूछा आपकी बहू की क्या इच्छा है? आपने आते ही उस पर अपनी इच्छा थोप दी। लेकिन अंशुल, अब वो मेरी इच्छा से नहीं बल्कि भगवान की इच्छा से माँ बनने वाली है। मैं बस यही बताने आया हूँ कि दिया को एसिडिटी की वजह से उल्टियां आई थी, वो प्रेग्नेंट नहीं है। मम्मी जी, मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ, मैं जॉब के बाद ही बच्चा करूंगी। उस दिन आपने दिया को इंटरव्यू देने जाने से रोक लिया, लेकिन अब दिया जॉब इंटरव्यू देगी। उसका करियर सेटल होने के बाद ही हम बच्चा प्लान करेंगे। मंजू, बच्चे के लिए इतना पागल होना सही नहीं है। बच्चा करना ना करना इन दोनों का फैसला है, इसमें तेरा टांग अड़ाना सही नहीं है। मुझे बच्चे के मोह में तुम्हारा करियर दिखाई नहीं दिया। बहू, अब जब तुम्हें सही लगे तब बच्चा करना। मुझे समझने के लिए धन्यवाद मम्मी जी।